अभी तक के लेक्चर में हमने क्या देखा कि कैसे ये बिलिरुबिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। फिर वहां से ये चूंकि ये बिलिरुबिन हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, कैसे हम इसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, कैसे हम इसको अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ये हमने अभी तक देख लिया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक विच इज जॉन्डिस, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉन्डिस क्या होता है। इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज हाइपरबिलिरुबिनीमिया, बट दैट हाइपरबिलिरुबिनीमिया शुड बी अप टू दैट significant level where it can impart yellowish color to skin, mucous membrane, sclera and interstitial fluid। क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि there is a हम बोलेंगे special term atrus which is specifically for if there is yellowish color of this sclera of the eye, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले वही होता है, हम बोलेंगे बिफोर जॉन्डिस एक्ट्रस ही होता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे कॉजेस है जिनकी वजह से ये जॉन्डिस हो सकता है, कि जिनकी वजह से हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो सकता है, अल्टीमेटली उनकी वजह से जॉन्डिस होगा। सो बेसिकली आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। वन इज प्रीहिपैटिक, another is इंट्राहिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक, ठीक है। प्री हिपैटिक का मतलब है कि ये बिलिरुबिन मतलब लिवर तक नहीं पहुंचा है अभी, ठीक है। लिवर में एंटर होने से पहले तक, अगर उससे पहले तक कोई प्रॉब्लम है जिनकी वजह से बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो रही है, दोज आर कॉल्ड प्री हिपैटिक प्रॉब्लम्स। अगर इंट्राहिपैटिक की बात करेंगे तो दैट मींस लिवर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो रही है। अगर पोस्ट हिपैटिक की बात करेंगे दैट मींस आफ्टर लीविंग द लिवर व्हेन इट कम्स इनटू द बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम, ठीक है, वहां से लेकर अप टू द एंट्री ऑफ द जीआईटी, वहां तक अगर आउटफ्लो में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट हिपैटिक। यहां पे एक बात आपको समझनी चाहिए कि इफ दिस इज प्रीहिपैटिक दैट मींस लिवर में अभी तक ये एंटर नहीं हुआ है। अगर हाइपरबिलिरुबिनीमिया है ड्यू टू एनी कंडीशन जो कि हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, अगर इस जो ये प्रीहिपैटिक कंडीशन है इसमें जो हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा, इसमें कौन सा हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा, विल इट बी कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड? यू शुड बी नोइंग दिस। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा कि कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन कहां पे होती है, लिवर में। सो इफ इट इज प्रीहिपैटिक, इफ दीज आर प्रीहिपैटिक कॉजेस दैट मींस देयर विल बी अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ठीक है। अगर ये अब इंट्राहिपैटिक है, इट कैन बी बोथ कंजुगेटेड एज वेल एज अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। एंड इफ इट इज पोस्ट हिपैटिक दैट मींस लिवर से निकलने के बाद व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द लिवर, ठीक है, इसकी दैट मींस इसकी कंजुगेशन हो गई होगी, ठीक है, तो एट दैट टाइम इट मस्ट बी कंजुगेटेड दिस हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए, यहां पे एग्जाम्स में अक्सर आता है। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे कॉजेस हैं इनटू दीज डिफरेंट कैटेगरीज जिनकी वजह से जॉन्डिस या हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है। सबसे पहले प्रीहिपैटिक की बात करेंगे तो प्रीहिपैटिक में क्या होता है, देयर इज एक्सेसिव हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिनकी वजह से देयर इज एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, या हम बोलेंगे एक्सेसिव हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज। हमें पता है व्हेन देयर इज हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज, उन्हीं की वजह से ही बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। दैट मींस अगर एक्सेसिव हीमोलिसिस दैट मींस मोर देन नॉर्मल अगर वो हो रहा है तो देयर विल बी इंक्रीज्ड बिलिरुबिन लेवल्स, ठीक है। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनकी वजह से एक्सेसिव हीमोलिसिस ऑफ RBCs हो सकता है? It can be hemolytic anemia. It can be some autoimmune conditions where our own defense mechanism, our own immune cells will target RBCs. It can be transfusion reactions. ठीक है, there are number of diseases. आपने पढ़ी होगी, ठीक है, number of diseases जिनमें अब हम सिंपली ये बोलेंगे कि वो सारी डिजीजेस जिनकी वजह से हिमोलिसिस ऑफ आरबीसीज होता होगा, दे विल बी द कॉज ऑफ दिस प्रीहिपैटिक, हम बोलेंगे प्रीहिपैटिक हाइपरबिलिरुबिनीमिया। एंड ये जो कॉज होगा, इसमें जो हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा, इट विल बी अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, क्योंकि अभी तक ये लिवर में नहीं आया है। अब अगर हम इंट्राहिपैटिक की बात करेंगे कि अब अगर लिवर में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, दो चीजें हो सकती है लिवर। देखो यूजुअली फंक्शन दो है लिवर की इन केस ऑफ दिस बिलिरुबिन, ठीक है। एक तो इसको कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन कराना है, एंड सेकंड थिंग इज टू एक्सक्रीट बिलिरुबिन इनटू बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम। अब अगर प्रॉब्लम है कहां पे, जहां पे इसकी कंजुगेशन हो रही है, वो मैंने आपको बताया कि कैसे इसकी कंजुगेशन होती है। जो हमारे पास एक एंजाइम होता है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, वो हेल्प करता है इन द कंजुगेशन, ठीक है। अगर प्रॉब्लम कंजुगेशन
कंजुगेशन में आ रही है तो जो हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा इट विल बी जो अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, क्योंकि कंजुगेशन में प्रॉब्लम है, कंजुगेशन नहीं हो पा रही है। एंड अब अगर कंजुगेशन हो पा रही है बट एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज आफ्टर कंजुगेशन दिस कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज सपोज्ड टू एक्सक्रीट इनटू द बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम। अब अगर एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम है तो एट दैट टाइम देयर विल बी हम बोलेंगे कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। ठीक है, अब कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनकी वजह से इंट्राहेपेटिक में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से ये कंडीशंस अराइज हो सकती है। फर्स्ट इज if there is hepatitis, that means if there is inflammation of the liver। ठीक है, अब inflammation of liver से क्या होता है कि when there are inflamed hepatocytes, ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है, there may be malfunctioning of the hepatocytes। ठीक, they cannot properly, I will say they cannot properly conjugate the bilirubin। ठीक है, because inflammation हुई होती है, ठीक है, उसकी वजह से उनमें malfunctioning होती है। And apart from that, एक तो वो चीज हो सकती है कि ये प्रॉपरली इन केस ऑफ हेपेटाइटिस वो प्रॉपरली उसको कंजुगेट नहीं करा पा रहे होंगे। एंड सेकंड थिंग इज जब ये हेपेटाइटिस होता है दैट मींस इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिवर में, दैट मींस वो जो हेपेटोसाइटिस होती है वो इन्फ्लेम्ड होती है। ठीक है, तो जो इन्फ्लेम्ड हेपेटोसाइटिस होती है दे में पुट प्रेशर ऑन द बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम। ठीक है, वो जो वहां पे कैनालिकुलाई होते हैं वो उन पे प्रेशर डाल सकते हैं, वो हम बोलेंगे उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकती है। दैट मींस अब अगर इन्फ्लेमेशन थी, अब सपोज बाय एनी चांस वहां पे माल फंक्शनिंग भी नहीं हुई, क्योंकि सपोज इन्फ्लेमेशन उतनी नहीं थी कि वहां पे माल फंक्शनिंग नहीं हुई, या हम सिंपली बोलेंगे माल फंक्शनिंग नहीं हुई। ठीक है, बट अब इसको एक्सक्रीट करना था इनटू द हम बोलेंगे बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम, बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन वो जो उन कैनालिकुलाई पे वहां पे प्रेशर आ जाएगा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू स्वेलिंग, तो प्रॉपरली एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसकी वजह से ये हो सकता है। सेकंड इज सिरोसिस और इफ देयर इज एनी नियोप्लास्टिक कंडीशन ऑफ द लिवर, that means if there is damage to the liver, if there is damage to the hepatocytes। ठीक है, अब अगर जो hepatocytes है यही डैमेज हो गई तो obviously there will be problems in the conjugation of bilirubin, because ये liver ही होता है जो इसकी conjugation कराता है। ठीक है, फिर इसको excrete करता है। अब जब cells ही डैमेज हो गई तो वो functions नहीं होंगी। Another is there is an inherited disorder, ठीक है, which is known as Crigler-Najjar syndrome and Gilbert syndrome। ठीक है, these are inherited disorders। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो ये जेनेटिकली होता है कि इनमें जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, व्हिच इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हेपेटोसाइटिस, जो हेल्प करता है इन द कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन। इस कंडीशन में, इस इनहेरिटेड कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज होता है इसकी सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होती है। इफ देयर इज हम बोलेंगे कि थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी, माइल्ड हम बोलेंगे कि देयर इज माइल्ड रिडक्शन इन द हम बोलेंगे दिस ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, एट दैट टाइम देयर विल बी गिलबर्ट सिंड्रोम। ठीक है, देयर विल बी गिलबर्ट सिंड्रोम। मगर ये जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है ये उतना, क्योंकि मैंने पहले बोला ये माइल्ड होता है, उतना ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसमें येलोविश कलर ऑफ सिक्लेरा वगैरह तो आ जाएगा। ठीक है, जॉन्डिस भी समटाइम्स हो सकता है बट इट विल नॉट बी दैट सीवियर। ठीक है, मसला हमें कहां पे होता है, क्रिगलर-नजार सिंड्रोम। क्रिगलर-नजार सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की कमी, ये जो हमें कमी आ जाती है बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक कंडीशन, जो जीन्स होते हैं दे डू नॉट प्रॉपरली सिंथेसाइज द ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। हम सिंपली बोलेंगे कि वहां पे सिंथेसिस नहीं होती है ऑफ दिस ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज इनटू दिस क्रिगलर-नजार सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम। क्रिगलर-नजार सिंड्रोम में देयर इज मॉडरेट टू सीवियर reduction in the synthesis of this glucuronide transferase। ठीक है, there is deficiency of this glucuronide transferase, from moderate to severe deficiency of glucuronide transferase। that means वहां पे प्रॉब्लम अराइज होती है, क्योंकि जब मॉडरेट टू सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज होता है तो एट दैट टाइम हाइपरबिलिरुबिनीमिया इतना ज्यादा हो जाएगा कि पेशेंट में बिलिरुबिन लेवल्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि दैट इट में डैमेज द डिफरेंट टिश्यूज। ठीक है, तो क्रिगलर-नजार सिंड्रोम व्हिच इज अ सीवियर कंडीशन, गिलबर्ट सिंड्रोम जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज होती है बट माइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ
glucuronidase and these are inherited conditions and some drugs which interfere with the हम बोलेंगे conjugation of bilirubin, ठीक है, कुछ drugs है जो interfere करेंगे in the process of conjugation of bilirubin, ठीक, this all happens in the liver, ठीक है। अब अगर liver में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अगर उनमें से या इनमें से कोई भी प्रॉब्लम लिवर में नहीं है, तो अब हम आ जाएंगे पोस्ट हिपैटिक, दैट मींस अब लिवर से निकल के, ठीक है, अब कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, इट कैन बी ओबस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कल ही देखा जब हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, हमने जैसे ही देखा कि जब कंजुगेशन ऑफ बिलिरुबिन होती है, फिर इसको जस्ट एक्सक्रीट होना होता है थ्रू द आउटफ्लो सिस्टम, थ्रू दोस लाइक हेपेटिक डक्ट्स, कॉमन हेपेटिक डक्ट, देन कॉमन बाइल डक्ट, देन फाइनली इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब अगर ये जो आउटफ्लो सिस्टम है जहां से इसको निकलना होता है, ठीक है, अब अगर इसमें कहीं पे ओबस्ट्रक्शन आ जाएगी, ठीक है, पोस्ट हिपैटिक में यूजुअली ओबस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। नाउ किन कंडीशंस की वजह से ओबस्ट्रक्शन हो सकती है, इफ देयर आर गॉल स्टोन्स, ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये कि अगर गॉल स्टोन्स हो सकती है तो दे में ओबस्ट्रक्ट द बाइल, ठीक है, दैट मींस दे में ओबस्ट्रक्ट द बिलिरुबिन, दैट मींस बिलिरुबिन जो है वो वापस एब्जॉर्ब हो सकता है, उसका आउटफ्लो आगे नहीं होगा, क्योंकि दे विल जस्ट ओबस्ट्रक्ट द बाइल, दैट मींस बिलिरुबिन भी आगे नहीं जा सकता। If there is cholangitis, that means if there is inflammation of the bile duct system, या जो bile outflow system है through different ducts जो bile निकलता है, अगर उसमें inflammation है, that may cause the obstruction of this bile, ultimately bilirubin. If there is इसमें भी दो inherited conditions है, one is Dubin-Johnson syndrome and another is Rotor syndrome, दोनों का सेम चीज है, जस्ट वन डिफरेंस है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या होता है, देयर इज पुअर ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम हेपेटोसाइट टू बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम, ठीक है, जो हिपैटोसाइटिस से बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम में जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ दिस बिलिरुबिन, ठीक है, इन दीज कंडीशंस, इन दीज इनहेरिटेड कंडीशन, ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम एंड रॉटर सिंड्रोम, देयर इज पुअर ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम हेपेटोसाइटिस टू बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम, ठीक है। नाउ इनमें फिर डिफरेंस क्या है ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम एंड रॉटर सिंड्रोम में, इनमें एक ही डिफरेंस है कि ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम क्योंकि इसमें पुअर ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलिरुबिन होता है, इसमें जो बाकी मेटाबोलाइट्स होते हैं इन दिस ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम, इसमें जो बाकी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी इसमें उनकी भी रिटेंशन हो जाती है इन ड्यूबिन-जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है, यूजुअली कैथाकोलामाइन, ठीक है, एंड उसकी वजह से जो कलर ऑफ लिवर आ जाता है, इट कम्स ब्लैक, ठीक है, वहां पे ब्लैक कलर ऑफ लिवर आ जाता है बिकॉज ऑफ द रिटेंशन ऑफ दोज मेटाबोलाइट, एंड दीज ऑल आर द कॉजेज जिनकी वजह से हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो सकता है एंड अल्टीमेटली जॉन्डिस हो सकता है। अब अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे ये जॉन्डिस हो सकता है, कैसे हाइपर बिलिरुबिनीमिया थ्रू डिफरेंट कॉजेज होता है। अब हम थोड़ा सा इस पर नजर डालेंगे कि तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देयर आर प्री-हेपेटिक कॉजेज, देयर आर इंट्रा-हेपेटिक कॉजेज एंड देयर आर पोस्ट-हेपेटिक कॉजेज। अब हम एक एक करके चलेंगे जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। प्री-हेपेटिक में क्या होता है, देयर इज एक्सेसिव हेमोलिसिस ऑफ आरबीसीज, सो देयर विल बी इंक्रीज इन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, अल्टीमेटली देयर विल बी अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ठीक है। इंट्रा-हेपेटिक में क्या होगा, देयर विल बी डैमेज्ड हेपेटोसाइटिस, या तो जो हेपेटोसाइटिस है वो डैमेज होगी, और देयर इज इम्प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम, ठीक है। इन दोनों की वजह से अगर डैमेज ऑफ हेपेटोसाइटिस है तो अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा, एंड अगर प्रॉब्लम एक्सक्रीशन में है तो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा। एंड इफ इट इज पोस्ट हेपेटिक देन देयर इज इंट्रा-हेपेटिक, दैट मींस इंट्रा-बाइलरी कैनालिकुलर सिस्टम में वहां पे लाइक ओबस्ट्रक्शन होगी, या तो एक्स्ट्रा-हेपेटिक बाइलरी ओबस्ट्रक्शन होगी, दैट इज लाइक फिर जहां से कॉमन बाइल डक्ट वगैरह, हेपेटिक डक्ट वगैरह जहां से वो मिलते हैं, या तो उसमें ओबस्ट्रक्शन हो ड्यू टू गॉल स्टोन्स और समथिंग एल्स, ठीक है, या कोई लाइक नियोप्लाज्म्स हो, कैंसर्स हो, स्ट्रिक्चर्स हो, उनकी वजह से ओबस्ट्रक्शन हो सकती है। बट इसमें जो हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा इट विल बी कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। सो इन तीनों कंडीशंस की वजह से या इन तीनों कॉजेस या जो भी हमने ये फैक्टर्स देखे, इन सब की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, देयर विल बी जॉन्डिस। कब, कि जब ये जो बिलिरुबिन लेवल है, ठीक है, जब ये एक उस सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुंच जाएगी जहां से दैट इट कैन इंपार्ट येलोविश कलर टू आवर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्क्लेरा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो एट दैट टाइम हम बोलेंगे कि एक पेशेंट में जॉन्डिस हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉन्डिस की, तो बेस्ड ऑन द कॉजेस, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम इनके टाइप्स भी बताते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ दिस इज प्री-हेपेटिक, दैट मींस वेयर देयर इज एक्सेसिव हेमोलिसिस ऑफ आरबीसीज,
इस एक्सेसिव हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज की वजह से जो अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया होगा, उसकी वजह से जो जॉन्डिस होगा, दैट टाइप ऑफ जॉन्डिस इज नोन एज hemolytic jaundice. Second is intrahepatic, when there are damaged hepatocytes or there is improper excretion of conjugated bilirubin into biliary canalicular system. ठीक है, इससे जो जॉन्डिस होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस. एंड इफ देयर इज इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक बाइलरी ओबस्ट्रक्शन, इसकी वजह से जो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया होगा, अल्टीमेटली उससे जॉन्डिस होगा, उस जॉन्डिस को हम बोलते हैं ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस. अब अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे या जितने भी सिम्टम्स होंगे, ये डिपेंड करेंगे कि कॉज क्या है. लाइक प्री हिपैटिक में हमने बहुत सारे कॉजेस पढ़े, हिपैटिक में बहुत सारे कॉजेस पढ़े, पोस्ट हिपैटिक में हमने बहुत सारे कॉजेस पढ़े, या टाइप्स ऑफ जॉन्डिस जैसे हमने पढ़ा हीमोलिटिक जॉन्डिस, हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस या ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ठीक है, उसके हिसाब से लाइक जो उनका कॉज होगा उसके हिसाब से हमें सिम्टम्स आएंगे. बट कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होगा दैट विल बी द येलोविश डिस्कलरेशन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि देयर इज येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स. ठीक है, जब भी हाइपरबिलिरुबिनेमिया होगा तो ये येलोविश डिस्कलरेशन आ जाएगा. ठीक है, लाइक पहले हमें स्क्लेरा चेंज हो जाएगा व्हाइट कलर, फिर जब हाइपरबिलिरुबिनेमिया एक ऐसे रेंज तक पहुंच जाएगा, एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाएगा जहां से हमें फिर येलोविश डिस्कलरेशन दिखेगी ऑफ स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, जहां पे हम बोलते हैं एक पेशेंट में जॉन्डिस है. ठीक है, another thing can be like another symptom can be light colored stool, like there will be no presence of urobilinogen into the stool, so there can be light colored stool. There can be dark colored urine, that means this bilirubin can go sometimes into the filtrate. ठीक है, उसकी वजह से dark colored urine आ जाएगा. There can be itching of skin, as we have already mentioned, या हमने already इस बारे में बात की कि ये जो bilirubin होता है ये highly toxic substance होता है. अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता है तो it starts reacting with other tissue या other cells. ठीक है, that cause itching of skin. In fact, अगर obstructive jaundice है, वहां से जो bile salts वगैरह निकलेंगे, उनकी वजह मतलब bile salts वहीं पे रह जाएंगे, they can go into the circulation, उसकी वजह से भी itching हो सकती है. ठीक है, there can be nausea and vomiting, like if there is like hepatitis, if there is hepatocellular causes, like जहां पे hepatitis होता है, hepatitis viruses होते हैं. ठीक है, उसकी वजह से nausea vomiting भी हो सकता है. There can be abdominal pain, same because of the inflammation. There can be fever if there is viral hepatitis, any sort of infection. There can be loss of appetite, headache and weakness. These are some common and general symptoms. बाकी जो symptoms आ जाएंगे, जो कुछ particular symptoms होंगे, वो डिपेंड करेंगे कि cause क्या होगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे causes हैं. ठीक है, वो उस पे डिपेंड करेगा कॉज क्या होगा, तो अकॉर्डिंगली वहां पे वही उसी डिजीज का या उसी कॉज का पर्टिकुलर सिम्टम नजर आएगा. अब अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो लाइक कौन सी चीजें हम ऐसी करते हैं, कौन से टेस्ट्स हम करते हैं जिनसे हम जॉन्डिस को डायग्नोज करते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो हम बेसिक चीजें करते हैं, हम साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं. ठीक है, हम फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, जहां पे हम यूजुअली मोस्ट इंपॉर्टेंटली येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वो सारी चीजें देखते हैं. ठीक है, उसके बाद हम कुछ टेस्ट्स करते हैं, जिन टेस्ट्स से हमें पता चलता है कि कितना बिलिरुबिन लेवल रेज्ड है. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कौन सा टाइप ऑफ ये जो जॉन्डिस है, कौन सा टाइप ऑफ जॉन्डिस ये हो सकता है. ठीक है, उसके लिए हम क्या टेस्ट्स करते हैं, हम देखेंगे वो एक एक करके. लाइक फॉर एग्जांपल हम सीबीसी करते हैं, जिसमें हम हीमोग्लोबिन या आरबीसी काउंट देखते हैं. ठीक है, तो अगर ये फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन या आरबीसी काउंट हमें डिक्रीज्ड मिल रहा है, ठीक है, दिस इज ए इंडिकेटिव फैक्टर कि देयर इज लाइसिस ऑफ आरबीसीज, जो हम बोलेंगे एक्सेसिव हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें आरबीसी काउंट डिक्रीज आ रहा है. क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं जॉन्डिस के साथ ही, क्योंकि हमें पता होता है बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज्ड है, क्योंकि हमने उससे पहले ही टोटल बिलिरुबिन लेवल देखी होती है कि वो कितनी इंक्रीज्ड है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमें साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल उसमें जो येलोविश डिस्कलरेशन होती है, दैट मींस हम पहले हम लाइक यूजुअली टोटल बिलिरुबिन देखते हैं कि बिलिरुबिन लेवल कितना ज्यादा है. ठीक है, तो अब मैं यहां पे आपको पहले बताऊंगा कि सीबीसी हम क्यों करते हैं. हम यूजुअली ये रोल आउट करने के लिए ये करते हैं कि इज देयर हीमोलिटिक जॉन्डिस. ठीक है, अब अगर हीमोलिटिक जॉन्डिस है तो एचबी लेवल्स एंड आरबीसी काउंट डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज हो रहा है, तो उससे आरबीसी काउंट में डिक्रीज मिलेगा, साथ में हीमोग्लोबिन लेवल भी डिक्रीज मिलेंगे. ठीक है,
हिपैटोसेल्यूलर अगर हिपैटोसेल्यूलर जॉन्डिस है उसमें एचबी एंड आरबीसी हमें नॉर्मल मिलेंगी, क्योंकि उसमें हमें कोई हीमोलिसिस नहीं होती है, ठीक है। उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है लिवर में। एंड ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आफ्टर द लिवर, पोस्ट हिपैटिक जो ओबस्ट्रक्शन आती है उसकी वजह से। तो उसमें ये दो चीजें एचबी एंड आरबीसी नॉर्मल ही मिलेंगे। अगर हम रेटिकुलोसाइट काउंट इसी में देखेंगे तो हमें हीमोलिटिक जॉन्डिस में इंक्रीज मिलेगा। क्यों? क्योंकि whenever there will be decrease in RBCs, so bone marrow will try to हम बोलेंगे कि compensate, एक compensatory mechanism वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा। it will try to compensate the decreased काउंट ऑफ आरबीसीज, ठीक है। उसकी वजह से रेडिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाएगा, ताकि ये जो आरबीसी काउंट डिक्रीज हो रहा है ये कंपनसेट हो जाए, ठीक है। तो लेकिन हेपेटोसेल्युलर में कोई हेमोलिसिस नहीं हो रहा है, तो रेडिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल मिलेगा एंड ओबस्ट्रक्टिव में भी वो नॉर्मल मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं हम टोटल बिलिरुबिन की। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि टोटल बिलिरुबिन लेवल जो होंगे वो तीनों में इंक्रीज होंगे, क्योंकि हम जॉन्डिस की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि जॉन्डिस क्या है, ये हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, ठीक है। तो दैट मींस अगर हम टोटल बिलिरुबिन इन जनरल देखेंगे बिलिरुबिन, तो वो तीनों में इंक्रीजड होगा। लेकिन फर्क कहां पे होगा? वो होगा कि वेदर इट इज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और कंजुगेटेड बिलिरुबिन। अगर अब हम हीमोलिटिक जॉन्डिस की बात करेंगे तो इसमें जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो इंक्रीजड होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज हो रहा है, ठीक है। दैट मींस जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ हम बोलेंगे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मली जो जाता है लिवर तक, ठीक है, वो तो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीमोलिसिस जो और वहां पे मतलब हम बोलेंगे एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो रही है, उनकी हीमोलिसिस हो रही है, उस वहां से जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो तो नहीं जाएगा वहां पे। दैट मींस उसका जो वहां पे लेवल्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, बट लिवर में कैपेबिलिटी है कि वो नॉर्मल तक ही जा सकता है या स्लाइटली मोर देन नॉर्मल भी जा सकता है, बट अप टू सर्टेन लिमिट्स, ठीक है, उसके बाद वो नहीं जा सकता है। सो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इन द सर्कुलेशन। हम बोलेंगे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो नॉर्मल होगा, क्योंकि लिवर हमारा बराबर फंक्शनल है एंड आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इन केस ऑफ हिपैटोसेल्युलर अगर हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस होगा तो इसमें हमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी इंक्रीज्ड मिलेगा एंड कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी इंक्रीज्ड मिलेगा। वो क्यों? वो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि अगर प्रॉब्लम है कंजुगेशन में, अगर या अपटेक में, लिवर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन फ्रॉम द सर्कुलेशन वो ले ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा। या अगर लिवर में प्रॉब्लम है, वो कंजुगेशन नहीं करा पा रहा है, तो उसकी वजह से भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा। अब ये भी हो सकता है कि अगर लिवर अब कंजुगेशन करा पा रहा है बट उसकी एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम है, अब ये लिवर इसको एक्सक्रीट नहीं करा पाता है इनटू द हिपैटोबाइलरी सिस्टम में, ठीक है, वो जो बाइलरी ट्री होता है उसमें वो इसको एक्सक्रीट नहीं कर पाता है, तो एट दैट टाइम जो बिलिरुबिन इंक्रीज होगा वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा, क्योंकि उस टाइम पे कंजुगेशन हुई होती है। सो इसमें दोनों चीजें हो सकती है कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी इंक्रीज हो सकता है एंड कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी इंक्रीज हो सकता है। एंड इन ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस उसमें क्या होगा कि उसमें जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा ये स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है, बट जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो हाईली इंक्रीज होगा। क्यों ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन स्लाइटली इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आगे ओबस्ट्रक्शन है, ठीक है। दैट मींस नॉर्मली जब बिलिरुबिन आता है वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है, ये एक बैलेंस मेंटेन होता है कि लाइक जितना वहां से आएगा उतना यहां से एक्सक्रीट भी होता जाएगा। अब चूंकि आगे ओबस्ट्रक्शन होगी सो देयर माइट बी स्लाइट बैक फ्लो, ठीक है, उससे थोड़ा सा बैक फ्लो हो जाएगा। लिवर उतना ज्यादा मतलब बिलिरुबिन को कंजुगेट नहीं कराएगा क्योंकि आगे ओबस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली देयर विल बी स्लाइट इंक्रीज इन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। बट जो मेन इसमें दिखता है हमें दैट इज जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है इट विल बी हाईली इंक्रीज्ड, ठीक है, देयर विल बी हाईली इंक्रीज इन द कंजुगेटेड बिलिरुबिन इन द ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जो है वो ओबस्ट्रक्शन है। दैट मींस प्रॉब्लम उसमें नहीं है कि लाइक लिवर में कोई प्रॉब्लम है या लिवर से पहले कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अब जो एक्सक्रीट जो बिलिरुबिन कंजुगेटेड बिलिरुबिन एक्सक्रीट करता है लिवर इनटू दिस हिपैटोबाइलरी सिस्टम, ठीक है, वहां पे चाहे फॉर एग्जांपल गॉल स्टोन है या कोई भी प्रॉब्लम है, वहां से वो आगे नहीं जा पाता है, बट वो जो बिलिरुबिन होता है वो यूजुअली कंजुगेटेड होता है, सो मोस्टली देयर विल बी हाईली इंक्रीज इन द कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग दैट इज अगर हम फॉर एग्जांपल एलएफटी करेंगे, ठीक है, वो ये भी हम बिलिरुबिन भी हम उसी में देखते हैं, तो
उसमें हम एलानिन ट्रांसएमाइनेसेस एंड एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेसेस ALT एंड AST लेवल्स, ठीक है। AST एंड ALT लेवल्स यूजुअली हमें तब इंक्रीज मिलती है जब भी देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी टू द लिवर या लिवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब हेमोलिटिक जॉन्डिस में लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इट इज बिफोर द लिवर, ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो बिफोर लिवर है। एक्सेसिव हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज हो रहा है वो तो लिवर से पहले ही हो रहा है, तो उसमें जो हमें ALT AST लेवल्स होंगे ये नॉर्मल ही मिलेंगे। अब जो हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस है इसमें जो ALT एंड AST लेवल्स होंगे ये हाईली इंक्रीज्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस में प्रॉब्लम लिवर में ही होती है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस हो सकती है, या फॉर एग्जांपल इफ इट इज नेक्रोसिस, तो उनमें ये जो ALT एंड AST लेवल्स होंगे ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, हाईली इंक्रीज्ड। इनफैक्ट ये यूजुअली 10 टाइम्स ग्रेटर देन द नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, इतना ज्यादा इनका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक। एंड apart from that, if this AST is double, if पहले मतलब दोनों इंक्रीज होने चाहिए, फिर अगर AST लेवल डबल है देन ALT लेवल, यूजुअली इट इंडिकेट्स दैट देयर इज, हम बोलेंगे जो अल्कोहलिक डैमेज होता है लिवर को, वो मतलब जो डैमेज है लिवर पे ये बिकॉज ऑफ अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहलिक सिरोसिस हम बोल सकते हैं। वो आप फिलहाल छोड़िए, हमें इन जनरल याद रखना है कि लाइक ALT एंड AST लेवल्स हिपैटोसेलुलर में इंक्रीज हो जाएंगे, यूजुअली बहुत ज्यादा इसमें ये इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज इसमें जो डैमेज होता है वो हिपैटोसाइटिस में ही होता है, ठीक है। एंड यही ये वाला जो टेस्ट होता है, इफ देयर इज हाई इंक्रीज इन द ALT एंड AST लेवल्स, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है हिपैटोसेलुलर डैमेज। जैसे हेमोलिटिक जॉन्डिस में हमें क्या करता है, इफ देयर इज डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीज्ड आरबीसीज, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि दिस में बी बिकॉज ऑफ द हेमोलिसिस, तो हम बोल indicates that it is hemolytic jaundice, but if there is high increased levels of this ALT and AST, it may be hepatocellular jaundice, ठीक है। एंड अगर हम obstructive jaundice की बात करेंगे तो there can be slightly increase in the ALT and AST levels, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा वो इंक्रीज हो सकते हैं, ये जो obstructive jaundice में स्लाइटली इंक्रीज आ सकते हैं हमें ALT एंड AST लेवल्स, ठीक है। अब अगर हम और एंजाइम्स की बात करेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एंड 5 न्यूक्लियोटाइडेसेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो यूजुअली हिपैटोबाइलरी सिस्टम में होते हैं, ठीक है। जो इंट्रा हिपैटिक बाइलरी, जो यूजुअली बाइलरी कैनालिक्यूला है, वहां पे ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ALP, GGT एंड 5 न्यूक्लियोटाइडेसेस, ठीक है। तो अगर हम हेमोलिटिक जॉन्डिस की बात करेंगे तो ये तीनों नॉर्मल होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पे ओबस्ट्रक्शन में है ही नहीं, दैट मींस वो जो बाइलरी कैनालिक्यूला है वहां पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हेमोलिटिक में प्रॉब्लम है बिफोर द लिवर, तो ये नॉर्मल होंगे यहां पे। हिपैटोसेलुलर में these ALP, GGT and 5-NT, they can be slightly increased, not that up to that extent, but slightly increased, ठीक है। But in obstructive jaundice, they will be highly increased, ठीक है, they will be highly increased. These ये जो हमें अल्कलाइन फॉस्फेटेस, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एंड 5 न्यूक्लियोटाइडेसेस है, ये हमें हाईली इंक्रीज्ड मिलेंगे, ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ठीक है। एंड जब हमें ये तीन चीजें इंक्रीज्ड मिलेंगे, बाकी ये सारी चीजें स्लाइटली इंक्रीज्ड मिलेंगी लाइक ALT एंड AST लेवल्स, दिस विल इंडिकेट दैट दिस माइट बी द ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दैट मींस देयर इज प्रॉब्लम इन द, हम बोलेंगे कि प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम ड्यू टू ओबस्ट्रक्शन है इन द हिपैटोबाइलरी सिस्टम, जो बाइलरी ट्री है वहां पे ओबस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से देयर इज हाईली इंक्रीज इन these ALP, GGT and 5-NT levels, ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम्स कहां के होते हैं, ये यूजुअली ये जो बाइलरी कैनालिक्यूलर होते हैं वहां पे ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर ओबस्ट्रक्शन है, ठीक है, लिवर आगे नहीं जा, ये जो बाइल है वो आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, तो दे में बैक फ्लो, ये सर्कुलेशन में आ सकते हैं, दे में रिगर्जिटेट इन द सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन में आ सकते हैं, सो देयर विल बी हाई इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ दिस ALP, GGT एंड 5-NT। सो यहां तक हमने तीन चीजें देखी, एक तो ये जो डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ आरबीसीज एंड increased levels of reticulocyte count, this may indicate hemolytic jaundice. Highly increased levels of ALT and AST will indicate hepatocellular jaundice, and highly increased levels of ALP, GGT and 5-NT will indicate obstructive jaundice, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया होगा।
अब आते हैं हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम पे, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम यूजुअली लाइक व्हेनेवर देयर इज फॉर एग्जांपल व्हेनेवर देयर इज इंजरी इन द लिवर, ठीक है, जब भी डैमेज होता है लिवर को, सो जो मतलब इट कैन नॉट सिंथेसाइज, नाउ लिवर कैन नॉट सिंथेसाइज द कोगुलेशन फैक्टर, सो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो प्रोलॉन्ग्ड होगा। बट इन केस ऑफ हिमोलिटिक जॉन्डिस, यहां पे कोई डैमेज नहीं है लिवर पे, तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा वो नॉर्मल होगा। इन हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम होती है किसमें, वहां पे प्रॉब्लम होती है हिपैटोसाइटिस में ही, लिवर में ही प्रॉब्लम होती है। दैट मींस व्हेनेवर देयर इज डैमेज टू द हिपैटोसाइटिस या लिवर, तो वो जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं वो उनको मतलब सिंथेसाइज नहीं कर सकता है अब लिवर उतने अच्छे एफिशिएंटली तरीके से, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से वो उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, तो हम बोलेंगे देयर कैन बी दिस प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल बी प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। एंड इन ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्योंकि आगे ओबस्ट्रक्शन है, जो ओबस्ट्रक्शन है इट मे कॉज स्लाइट डैमेज टू द लिवर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ओबस्ट्रक्शन, तो उसकी वजह से जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो स्लाइटली प्रोलॉन्ग्ड होगा, बट उतना ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड नहीं होगा। मेन जो इसमें जो मेन प्रोलॉन्गेशन होती है दैट इज इन द हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग इज लाइक, ये जो प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, यूजुअली इट डिपेंड्स अपॉन द विटामिन के फैक्टर्स, ठीक है, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स, ठीक। दैट मींस अगर बॉडी में विटामिन के प्रेजेंट नहीं होगा तब भी जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा वो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सपोज इफ देयर इज ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्या, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ओबस्ट्रक्शन ऑफ द बाइल, ठीक है, दैट मींस जो बाइल होगा वो हमारे जीआईटी में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो विटामिन के वहां पे एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो विटामिन के है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब जब बाइल नहीं सिक्रीट हो पा रहा है तो दिस विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, ठीक है, ये तो इसकी तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी विटामिन के की, ठीक है, तो दैट मींस देयर विल बी विटामिन के हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो इंक्रीज हो सकता है। अब हम कैसे पता चला मतलब पता कर सकते हैं कि ये जो प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, इज दिस ड्यू टू द हिपैटोसेल्युलर डैमेज, ठीक है, या ये विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से है, ठीक है। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एक पेशेंट में विटामिन के इंजेक्ट करते हैं, अगर आफ्टर यूजुअली 24 to 72 आवर्स, ठीक है, अगर कुछ टाइम के बाद अगर ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, ठीक है, ये नॉर्मल आ गया, ठीक है, अगर ये नॉर्मल हो रहा है आफ्टर इंजेक्टिंग विटामिन के, ठीक, दैट मींस प्रॉब्लम वाज विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, दैट मींस इसका जो रिक्वायरमेंट था विटामिन के का वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं था। एंड अगर आफ्टर इंजेक्टिंग विटामिन के स्टिल देयर इज प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, दैट मींस प्रॉब्लम इज नॉट विद द विटामिन के, प्रॉब्लम इज इन कोगुलेशन फैक्टर्स जो वहां पे यहां पे प्रेजेंट है, सॉरी, जो हिपैटोसेल्युलर डैमेज की वजह से कोगुलेशन फैक्टर्स सिंथेसाइज नहीं हो रहे, दैट मींस प्रॉब्लम वहां पे है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि ये जो प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, यूजुअली ये किसकी वजह से प्रोलॉन्ग होता है, व्हेनेवर ये जो हिपैटोसाइटिस होता है, ये जो लिवर होता है, व्हेन लिवर इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज कोगुलेशन फैक्टर्स, ठीक है, तब हमें ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये प्रोलॉन्ग्ड मिल सकता है। बट when there is absence of vitamin K, ठीक है, because this prothrombin time also depends on the vitamin K dependent factors, ठीक है, अगर विटामिन के ही बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो तब भी प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम आ सकता है। अब हमें कैसे रूल आउट करें, अगर ये विटामिन के की वजह से होगा, मतलब बॉडी में विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि बाइल ओबस्ट्रक्शन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के, तो दैट मींस इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है, तो दैट मींस अगर हम यही से विटामिन के इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है आफ्टर सम टाइम ये नॉर्मल हो रहा है, दैट मींस प्रॉब्लम वाज विद विटामिन के। बट अगर अभी भी फॉर एग्जांपल आफ्टर इंजेक्टिंग विटामिन के अगर तब भी प्रॉब्लम है, दैट मींस प्रॉब्लम वाज विद लिवर, ठीक है, दैट मींस हिपैटोसेल्युलर डैमेज है वहां पे, दैट मींस लिवर ही सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है कोगुलेशन फैक्टर्स को, ठीक है। एंड इन केस ऑफ ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस इट विल बी स्लाइटली प्रोलॉन्ग्ड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ओबस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा हिपैटोसेल्युलर डैमेज हो सकता है, तो उसकी वजह से स्लाइट प्रोलॉन्गेशन हो सकती है ऑफ दिस प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब बात करते हैं सीरम एल्ब्यूमिन की, ठीक है, तो जो हीमोलिटिक जॉन्डिस है इसमें ये जो सीरम एल्ब्यूमिन है ये नॉर्मल ही होगा, क्योंकि इसका तो लिवर के साथ कोई लेना देना नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सेसिव हीमोलिसिस ऑफ आरबीसीज, ठीक है। लेकिन जो हिपैटोसेल्युलर ये है जॉन्डिस, इसमें क्या होगा, ये जो
सीरम एल्ब्यूमिन है, इसकी ये जो एल्ब्यूमिन होता है सीरम एल्ब्यूमिन, इसकी जो हाफ लाइफ होती है दैट इज अप टू 24 डेज, ठीक है। दैट मीन्स अगर किसी पेशेंट को आज फॉर एग्जांपल डैमेज हो गया, लिवर में आज डैमेज हो गया, नाउ इट कैन नॉट सिंथेसाइज एल्ब्यूमिन फॉर एग्जांपल, ठीक है। अप टू 24 डेज जो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है वो नॉर्मल रहेंगी। तो ये डिक्रीज कब होंगी? आफ्टर 24 डेज। फॉर एग्जांपल अगर किसी को हिपैटोसेलुलर डैमेज है, लिवर फेलियर है फॉर एग्जांपल, नाउ इट कैन नॉट सिंथेसाइज एल्ब्यूमिन अप टू 24, अगर उसको आज डैमेज हो रहा है फॉर एग्जांपल, हम लेंगे जो डैमेज का स्टार्ट है वो आज है, अप टू 24 डेज एल्ब्यूमिन की लेवल जो है वो नॉर्मल रहेंगी, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 24 डेज है, ठीक है। वो हमें बॉडी में प्रेजेंट होंगे उसकी एल्ब्यूमिन लेवल्स, बट आफ्टर 24 डेज उसके बाद ये जो एल्ब्यूमिन लेवल्स है दे विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर एक्यूट हिपैटोसेलुलर डैमेज है, फॉर एग्जांपल एक्यूट मतलब कि फॉर एग्जांपल आज ही डैमेज हुआ है, विद इन 1 or 2 days 3 days 4 days, ठीक है, फॉर एग्जांपल वैसा डैमेज हुआ है, एट दैट टाइम एल्ब्यूमिन लेवल्स विल बी नॉर्मल, ठीक है, हमें नॉर्मल एल्ब्यूमिन लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। एंड इफ इट इज क्रॉनिक दैट मीन्स बहुत टाइम, जैसे इन केस ऑफ सिरोसिस, वो मतलब बहुत टाइम से हो रहा होता है, इट इज नॉट ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है। अगर वो बहुत टाइम से हो रहा होता है, कोई भी कंडीशन जिसमें हिपैटोसेलुलर डैमेज है बट वो बहुत टाइम से चलती आ रही है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 month 2 month 3 month, ठीक है, तो उसमें जो हमें ये जो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स है ये हमें डिक्रीज मिलेंगे, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 24 डेज ही है, ठीक है। 24 डेज तक हमें नॉर्मल मिलेंगे, बट अगर उसके बाद भी डैमेज है, आफ्टर दैट दिस एल्ब्यूमिन लेवल्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ये जो एल्ब्यूमिन लेवल्स है ये नॉर्मल होंगी, क्योंकि लिवर में उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है इनटू द हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दिस बाइल, जो बाइल आगे नहीं जा पा रहा है या जो ये बिलिरुबिन आगे नहीं जा पा रहा है। अब यूरिनरी बिलिरुबिन दैट मींस प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन इन द यूरिन, ठीक है। अब हिमोलिटिक जॉन्डिस में ये एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें जो हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है वो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है इसमें ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ये फैट सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। तो अगर ये वाटर सॉल्युबल नहीं है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, दैट मींस इट कैन नॉट गो इनटू द फिल्ट्रेट, दैट मींस इन यूरिन देयर विल बी नो बिलिरुबिन। इसको हम उसी की वजह से हम इसको एपोल्यूरिक जॉन्डिस भी बोलते हैं। अगर हिपैटोसेलुलर की बात करेंगे तो इट माइट बी एब्सेंट और इट प्रेजेंट, दोनों हो सकते हैं। लाइक अगर अनकंजुगेटेड, क्योंकि इसमें अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी इंक्रीज होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी इंक्रीज हो सकता है। अगर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा, जब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा तो तब ये एब्सेंट होगा। जब कंजुगेटेड बिलिरुबिन होगा, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होता है कंजुगेशन के बाद, तो तब वो प्रेजेंट होगा, ठीक। एंड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ये डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसमें जो हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है दैट इज मेनली ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन, तो उसमें वो प्रेजेंट होता है इन द यूरिन, एंड उसके बेसिस पे हम उसको बोलते हैं कोलियूरिक जॉन्डिस। अब अगर हम यूरोबिलिनोजन की बात करेंगे तो इन केस ऑफ हेमोलिटिक जॉन्डिस इट कैन बी इंक्रीज्ड, स्लाइटली इंक्रीज्ड, एंड इन केस ऑफ हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस इट कैन बी नॉर्मल और स्लाइटली डिक्रीज्ड, ठीक है। बट इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इट विल बी एब्सेंट, ठीक है। तो ये जो यूरोबिलिनोजन है इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, बिकॉज आगे वो जा ही नहीं पा रहा है, तो दिस विल बी एब्सेंट, ठीक है। And to rule out whether this is extrahepatic biliary obstruction or intrahepatic biliary obstruction. Intrahepatic biliary obstruction है कि लाइक जहां से बाइल फ्लो होता है बट विद इन द लिवर, ठीक है, जैसे बाइलरी कैनालिकुला वगैरह होते हैं वो, एंड इफ इट इज एक्स्ट्राहेपेटिक दैट मींस आउटसाइड द लिवर, जैसे कॉमन बाइल डक्ट वगैरह, वहां से कॉमन हेपेटिक डक्ट जो होते हैं, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, अगर वहां पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको रूल आउट करने के लिए इस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हम क्या करते हैं, हम यूएसजी करते हैं। अगर कॉमन बाइल डक्ट डायलेटेड मिलेगा देन इट इज एक्स्ट्राहेपेटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एंड अगर कॉमन बाइल डक्ट नॉर्मल है तो देन इट इज इंट्राहेपेटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। एंड साथ साथ में हम एमआरआई भी कर सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एमआरआई जिसको हम एमआरसीपी के नाम से भी जानते हैं, वो कर सकते हैं हम। अगर ये एक्स्ट्राहेपेटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम ईआरसीपी करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम दैट इज यूज्ड फॉर बोथ डायग्नोस्टिक एज वेल एज फॉर, मतलब वहां से ही हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लाइक वहां से ही वो ऑब्स्ट्रक्शन को हम खत्म कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ इट इज गॉलस्टोन्स एटसेट्रा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दीज जितने भी हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस देखे, हम इसके अलावा यूजुअली लिवर बायोप्सी करते हैं, जिसमें हम लाइक देखते हैं लिवर सिरोसिस तो नहीं है, या कितना हम बोलेंगे कितना सीवियर
सिरोसिस है या कोई कैंसर या ट्यूमर तो प्रेजेंट नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज इन्वेस्टिगेशंस। Now, if we will look what is the treatment for jaundice in adults, the treatment for jaundice depends entirely on the underlying cause कि cause क्या होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। Once a diagnosis has been established, the appropriate course of treatment can then be initiated। हमें एक बार पता चल गया कि cause क्या है तो accordingly हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। Certain patients will require hospitalization whereas others may be managed as outpatient at home। For example, if it is hepatocellular jaundice, like it is due to alcohol, then alcohol cessation is necessary for patients जिनको cirrhosis हुआ होगा या alcoholic hepatitis होगा या acute pancreatitis due to alcohol secondary to alcohol use होगा, तो उनमें हमें alcohol cessation करना पड़ेगा। Various medications may be used to treat the conditions leading to jaundice, such as steroids in the treatment of some autoimmune disorders. Certain patients with cirrhosis, for example, may require treatment with diuretics. Antibiotics may be required for infectious causes of jaundice or for the complication associated with certain conditions leading to jaundice, for example, cholangitis, or if it is hepatitis, viral hepatitis, then we may also give patient the antiviral therapy. Blood transfusions may be required in individuals with anemia from hemolysis or as a result of bleeding. Individuals with cancer leading to jaundice will require consultation with an oncologist, and the treatment will vary depending on the type and extent or staging of cancer. Surgery and various invasive procedures and non-invasive procedures may be required for certain patients with jaundice. For example, certain patients with gallstones may require surgery like cholecystectomy. Other individuals with liver failure, cirrhosis may require liver transplant. Or if there is obstruction, then we can do the ERCP। वहाँ से हम एक तो वो डायग्नोज भी कर सकते हैं, साथ साथ में वो जो गॉल स्टोन्स होंगे वहाँ पे उनको भी रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रीटमेंट।